अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 और दोस्तों सी टेट 2019। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपने 30 में से 30 क्वेश्चन के सही जवाब देते हैं तो समझ लीजिए आपके बाल विकास और शिक्षण विधि में, चाहे यूपी टेट हो या चाहे दोस्तों सी टेट हो, 30 में 30 नंबर दोस्तों लिख कर ले लीजिए। और जिन बच्चों ने दोस्तों 10 से अधिक क्वेश्चन सही बताते हैं उन बच्चों भी दोस्तों यूपी टेट और सी टेट के लेवल पर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप 30 में से 30 प्रश्नों का सही जवाब देंगे। और दोस्तों एक और बात, ये क्वेश्चन थोड़े कठिन है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में कम आए या आपको आंसर ना पता हो तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बस आपको एक तैयारी करना है। तो दोस्तों आज से हमारी पार्ट 1 की सीरीज शुरू हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अब जब तक आपका यूपी टेट और सी टेट का पेपर नहीं होगा तब तक दोस्तों आपके लिए रोज एक नया पार्ट बाल विकास एवं शिक्षण विधि से मिलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों मैथ की पूरी सीरीज दोस्तों आज से ही शुरू हो रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथ की वीडियोस का लिंक आपको अवेलेबल या उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, चैनल पर नया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और दोस्तों यूपी टेट के जितने भी मॉडल पेपर्स हों सी टेट के, वो सबसे पहले आप देख पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट कि अधिक से अधिक प्रश्नों के आप सही उत्तर दे पाए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां। तो दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, पहला विकल्प। उन्हें खेलने का मौका मिले, दूसरा विकल्प। उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, तीसरा। या चौथा विकल्प, कड़ा अनुशासन हो। तो दोस्तों बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। तो सभी बच्चे सोचिए और अपना आंसर दें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका कि उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। ठीक है दोस्तों, इसका पहला आंसर राइट है। तो जिन बच्चों ने पहला विकल्प टिक किया है उनको बिल्कुल 1 नंबर इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए दोस्तों। ठीक है, एक्सप्लेन भी जरूरी है ना, एक्सप्लेनेशन। तो हर क्वेश्चन को दोस्तों एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके बाद ही दूसरे क्वेश्चन पर जाएंगे। देखिए दोस्तों होता क्या है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया बेहतर करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता का वातावरण देना अति आवश्यक होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा स्थान जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिलेगा, बच्चे उस वातावरण में आसानी से सीख सकते हैं। ये पहला आपका उत्तर रहा। अब देखते हैं दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न क्या रहा। एक विद्यार्थी अपने सहायक अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। आपके सामने दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं। वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, तीसरा है कौशल अधिगम का, चौथा है आपका अधिगम अंतरण का। तो आपको दोस्तों इसका सही आंसर करना है, क्या होगा सोचिए और आंसर करिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका प्रेक्षण अधिगम का। जिन बच्चों ने इस विकल्प को टिक किया होगा वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों इसको एक्सप्लेन करते हैं। विद्यार्थी द्वारा शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण प्रेक्षण अधिगम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद चाहिए। यहाँ पर खाली स्थान है दोस्तों। पहला आपका विकल्प है सघन अभ्यास कार्य होना, समुचित उपचारात्मक कार्य होना, तीसरा है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, चौथा विकल्प है दोस्तों शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। सोचिए दोस्तों और आप लोग इसका आंसर करिए। तो जिन बच्चों ने दोस्तों विकल्प नंबर बी को टिक किया वो बच्चे बिल्कुल सही है, समुचित उपचारात्मक कार्य होना। अब दोस्तों समय आता है इसका एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो दोस्तों जब तक एक्सप्लेन अगर आपको हर आंसर का नहीं किया जाएगा तब तक आप सिर्फ रट्टा मार सकते हैं, सीख कभी नहीं सकते। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विद्यार्थी को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उसके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य करने चाहिए। इससे विद्यार्थी के संपूर्ण ज्ञान का पुनः निरीक्षण किया जा सकता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा आपका जो पेपर में आ सकता है। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है कि वह बच्चे का शुभचिंतक है, कि उसमें ज्ञान की कमी है, कि वह कुंठित है, कि वह संदेशनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। सोचिए दोस्तों और आप लोग आंसर करिए। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों जिन बच्चों ने इसका आंसर किया विकल्प नंबर डी, वह संदेशनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, वो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, एक्सप्लेन क्या करेंगे। बच्चों की छोटी छोटी गलती पर अध्यापक द्वारा
क्रोध प्रकट करना अध्यापक की संवेदनात्मक स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार के व्यवहार अपनाया जाने वाला शिक्षक संवेदनात्मक रूप से असंतुलित होता है। उस शिक्षक में समायोजन की क्षमता का अभाव पाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न क्या रहा आपका, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला दोस्तों विकल्प दिया गया है, यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। दूसरा विकल्प, यह एनसीईआरटी द्वारा तैनात किया गया दस्तावेज है जो भारत के विद्यालयों शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। तीसरा विकल्प दोस्तों, यह भारत में मतलब गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। सोचिए दोस्तों और आप लोग इसका आंसर करिए। तो जिन बच्चों ने दोस्तों इसका आंसर किया है विकल्प नंबर बी कि यह एनसीईआरटी द्वारा तैनात किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है, वो बच्चे बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ एक दस्तावेज है जिसका निर्माण राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है, जो भारत में विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को एक दिशा निर्देश देता है तथा आवश्यक संस्तुतियां भी करता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है कि वे कैसे सीखते हैं। शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर। तीसरा विकल्प है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। चौथा विकल्प है सीखने की अनुपस्थिति। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। जो दोस्तों बच्चे गलतियां करते वो ये संकेत करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि आपके जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां या त्रुटियां उसके कार्य प्रणाली को बताती है कि विद्यार्थी कोई कार्य किस तरह कर रहा है तथा उसने कार्य को करने के लिए किस प्रकार का अधिगम प्रक्रिया का सहारा लिया है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन क्या रहा, एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा को वाच न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। क्या दिक्कत है दोस्तों, शब्द जबलिंग विकार या डिसलेक्सिया या दोस्तों डिसलेक्सिया या डिस्मोर्फिया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो सिंपल सा शब्द जम्बलिंग विकार। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अक्षरों के हेर फेर से शब्दों को न पहचान पाना एक प्रकार का विकार है जिसे हम शब्द जम्बलिंग विकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या करें दोस्तों, उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें कि बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। किसी विकल्प एक बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें। चौथा विकल्प दोस्तों बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। सोचिए दोस्तों इसका आंसर और करिए। तो जिन बच्चों ने दोस्तों आंसर किया है विकल्प नंबर बी कि बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए, वो बच्चे बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए होता है क्या ना, जब बच्चों की प्रगति का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं तथा आवश्यकता अनुसार सुधार के कदम उठाते हैं तो उनके सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तेजी से होती है। अब दोस्तों 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है दोस्तों, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, या धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। सोचिए दोस्तों आंसर करिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा जिन बच्चों ने कहा है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, वो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। ठीक है, और हमारा दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सप्ताह में एक बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित करना चाहिए, या अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जिन बच्चों ने कहा कि सप्ताह में एक बार होना चाहिए। ठीक है, वो बच्चे बिल्कुल सही हैं।
तो होता क्या दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों से हटकर अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य गतिविधियों को कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य विद्यालय में आयोजित कराना चाहिए। इससे बालकों में शिक्षा के प्रति रोचकता बढ़ेगी तथा उनमें समायोजन की क्षमता का विकास होगा। तो दोस्तों पहले 10 क्वेश्चन में अगर जिन बच्चों ने 3 से अधिक प्रश्नों के सही जवाब दिए तो समझ लीजिए वो यूपी टेट में 2019 में पास होने की अपनी योग्यता प्रदर्शित कर चुके हैं। अब जिन बच्चों ने 3 से भी कम क्वेश्चन के सही उत्तर दिए, मतलब एक सही हो रहे हैं या 2 सही हो रहे हैं या अभी तक उनका खाता ही नहीं खुला, तो उन बच्चों को मेहनत की ज्यादा जरूरत है। और दोस्तों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसके 4 विकल्प क्या है, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, जिन बच्चों ने कहा विकल्प नंबर डी लिखना, तो वो बच्चे बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। देखिए दोस्तों होता है क्या, जो आपका लिखना होता है अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है तथा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। अब 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मतलब उसके माता पिता से, कि मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे या स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, अगर कक्षा 4 का कोई बच्चा जो सदैव चिंतित या टेंशन में रहता है और कुंठित रहता है तो क्या करेंगे आप, सोचिए और आंसर करिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, इसका समझ गए होंगे आप लोग, कि स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ठीक है ना, सिंपल सी बात है इसमें। उसके भाग पर तो छोड़ेंगे नहीं आप लोग, और उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, ये कुछ बच्चे सोच सकते हैं। तो दोस्तों इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए बालक के चिंतित एवं कुंठाग्रस्त होने पर अध्यापक को चाहिए कि वह उसके साथ मिलकर समायोजित करे तथा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक होगा। देखिए दोस्तों जब बुद्धि लब्धि का हम फार्मूला पढ़ते हैं तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है आपका मानसिक आयु, जो कि आपके दोस्तों दिया गया 12 बटे वास्तविक आयु या शारीरिक आयु बटे 10 गुणे 200 करते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 गुणे 10 आपका हो जाएगा 120। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ए 120। ठीक है, इसका फार्मूला याद रखना है। बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है दोस्तों आपका क्या होता है, चलिए लिख लीजिए आप लोग कॉपी पर अगर आपको नहीं पता है। मानसिक आयु बटे आपका दोस्तों वास्तविक आयु या शारीरिक, जो भी आपका दोस्तों उस समय प्रश्न में दिया गया होगा उसको आप लिख लेंगे वास्तविक आयु। ठीक है ना, इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मानसिक आयु लिखा होगा और उसके बाद दोस्तों जो भी आयु दिखे उसको नीचे लिखेंगे और गुणा 100 से करेंगे। अब दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, समेकित शिक्षा इंगित करती है कि, 4 विकल्प है आपके सामने। पहला, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल होना चाहिए, या सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। सोचिए दोस्तों और इसका आंसर करिए। तो जिन बच्चों ने बताया कि समेकित शिक्षा इंगित करती है कि सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल हो, वो बच्चे बिल्कुल राइट है, इसका आंसर विकल्प नंबर बी होगा। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जो दोस्तों आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या एनसीएफ 2005 है ना, ने समेकित शिक्षा की संस्तुति की है। इसके अंतर्गत अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले बालक एक साथ एक ही विद्यालय में तथा एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करेंगे। इससे उनमें संयोगात्मक समायोजन की क्षमता का विकास होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे कर सकता है दोस्तों, इसके 4 विकल्प हैं। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, या महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या दोस्तों उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। कब दोस्तों विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर पाएगा टीचर, तो जिन बच्चों ने दोस्तों कहा इसका विकल्प होगा आदर्श रूप से बर्ताव कर, वो बच्चे बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही हैं। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 16 नंबर क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है कि
प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? किसी भी कार्यक्रम में विशेष लिंगी के पक्ष में अपनी गतिविधियां या कार्य करना लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। अब दोस्तों 17 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा है, क्वेश्चन क्या रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, ये आपको बताना है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, या विकास हमेशा रेखीय होता है। क्या इसका सही आंसर होगा दोस्तों? सोचिए आप लोग। क्वेश्चन हमारा था कि निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, किसी की विकास तेज होगी, किसी की विकास दर धीरे होगी। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो शारीरिक, मानसिक तथा संज्ञानात्मक होती है। इसमें बालक के संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है, परंतु व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण यह विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी में तेज होगा, किसी में धीरे होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न 18 नंबर। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? शिक्षण विधि बल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, या कक्षा से चला जाए, या कक्षा में कोई अन्य कार्यक्रम प्रारंभ कर दे। क्या होगा दोस्तों? सोचिए, जब विद्यार्थी पाठ में रुचि नहीं लेते, आप भी हुआ होगा दोस्तों कि टीचर पढ़ा रहे होंगे, आपको क्लास बोरिंग लगती होगी, तो इसका सही आंसर है दोस्तों शिक्षण विधि बदल दे, पढ़ाने का तरीका। ठीक है, इसका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? विद्यार्थी द्वारा पाठ में रुचि नहीं लेना यह दर्शाता है कि शिक्षक पढ़ाते समय अपने कौशलों का सही उपयोग नहीं कर पा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपने शिक्षण विधि में बदलाव कर देना चाहिए ताकि विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि ले। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। व्यवहार, ठीक है, का करना पक्ष में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र में, या सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में, या सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। व्यवहार का करना, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा आपका, सोचिए, इसका सही आंसर दोस्तों सीखने के गतिक क्षेत्र में। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, जैसे करके सीखना। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा ना, करके कुछ लोग सीखते हैं। अब दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस चीज में दोस्तों सहायता करता है? पहला विकल्प है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। दूसरा विकल्प है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तीसरा विकल्प है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। और चौथा विकल्प है शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझना है आपको दोस्तों। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। इसका सही आंसर है दोस्तों शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो 20 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से जानने के लिए बालक के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि व्यवहार को जाने बिना अधिगम प्रक्रिया नहीं चल सकती है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका? शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। चार विकल्प है दोस्तों। शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, या परिवार की आर्थिक स्थिति, या बालक का लालन और पालन। तो दोस्तों सोचिए और क्या हो सकता है इसका आंसर, आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखिए, विद्यार्थियों द्वारा सीखने के लिए अपनाए गए तरीकों के कारण अलग अलग विद्यार्थी में अधिगम शैलियों में अंतर हो जाता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है कि कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। 22 का दोस्तों जो विकल्प होगा वो सही कौन सा होगा? पहला विकल्प सही होगा दोस्तों, सुन लीजिए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, कक्षा जो 1 के बच्चे होंगे भाषा कौशल का विकास किस रूप में होना चाहिए?
पहला दोस्तों सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। याद रखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, इसमें ज्यादा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? मानव व्यक्तिगत परिणाम है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? केवल अनुवांशिकता का, या पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का। मानव व्यक्तिगत परिणाम बताना है आपको। तो दोस्तों सोचिए इसका आंसर, और इसका आंसर सही होगा आपका विकल्प नंबर सी, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, अब 24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 24, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं? अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, कि मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या लिखकर शीघ्र सीखते हैं? आपको बताना है दोस्तों। सही आंसर सोचिए इसका। तो जिन बच्चों ने दोस्तों सोचा इसका आंसर होगा विकल्प नंबर बी, वो बिल्कुल सही है। मूर्त अनुभव से शीघ्र वो सीख जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? कक्षा 1 एवं 2 स्तर के बच्चे एक ही आयु वर्ग में 2 से 7 वर्ष में आते हैं। ठीक है, 2 से 7 साल के बीच में आते हैं, तथा इस आयु वर्ग के बच्चे अपने मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा? शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कि कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, कि परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, क्या सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए? सोचिए दोस्तों इसका आंसर। और जिन बच्चों ने दोस्तों इसका आंसर सोचा है कि सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, वो बच्चे बिल्कुल राइट हैं। ठीक है, देखिए विद्यार्थी के व्यक्तित्व भिन्नता के कारण शिक्षक को अपने शिक्षण विधि में विविध शैली तथा अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए, तथा व्यक्तित्व भिन्नता होने पर भी अधिगम समान रूप से चलता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 26 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा है? शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है दोस्तों, ये आपको बताना है। पहला विकल्प है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। दूसरा विकल्प है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तीसरा विकल्प है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। और चौथा विकल्प है समाज में बड़ों का सम्मान करना। सोचिए दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जिन बच्चों ने सोचा इसका आंसर होगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, वो बच्चे बिल्कुल राइट है। ठीक है, विकल्प नंबर ए इसका सही है। तो सामाजिकरण का तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन की क्षमता का विकास करना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न 27 नंबर। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका, सोचिए पहले विकल्प देख लेते हैं पहले, कि शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान होना चाहिए, कि उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, कि पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, या धैर्य और लगन। एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? देखिए दोस्तों, जो आप लोग आज की डेट में अपनाते हैं उसका नाम होता है पेशेंस और लगन। जी हाँ दोस्तों, धैर्य बहुत ही जरूरी है। आपसे याद नहीं हो रहा, दोबारा याद करिए, तिबारा याद करिए, लेकिन याद करते रहिए, धैर्य कभी मत छोड़िए। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? प्राथमिक स्तर के शिक्षक का प्रमुख गुण धैर्य और लगन होता है, क्योंकि इस स्तर के बालकों की मानसिक क्षमता बहुत ही कम होती है, तथा अधिगम कार्य बहुत कम गति से हो पाता है। अब दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी होती है? पहला विकल्प आपका मेरा प्रिय मित्र, दूसरा मेरा पड़ोस, तीसरा मेरा परिवार, और चौथा है मेरा विद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सबसे सही आंसर होगा मेरा परिवार। ठीक है, अब काफी बच्चों ने सोचा होगा मेरा प्रिय मित्र तो नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय सबसे, जो विषय वस्तु है वो सबसे अच्छा होता है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर आपको करना है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन, 4 विकल्प है। पहला विकल्प है संवेदी प्रेरक चरण, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक चरण, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। सोचिए दोस्तों और आप लोग इसका आंसर करिए। जिन बच्चों ने दोस्तों इसका आंसर किया है विकल्प नंबर ए संवेदी प्रेरक चरण या प्रेरक चरण,
वो बच्चे बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जीन पियाजे के प्रथम चरण संवेदनात्मक अवस्था 0 से 2 में बालक वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देखने वाले हम लोग 30 नंबर, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए दोस्तों बताइए, सुगमकर्ता की या अनुदेशनकर्ता की या प्रशिक्षक की या नियंत्रणकर्ता की, सीखने की प्रक्रिया में। ठीक है, सोच के दोस्तों आंसर करिएगा, आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो दोस्तों जिन बच्चों ने इसका आंसर किया है विकल्प नंबर ए सुगमकर्ता की, वो बच्चे दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के हमारे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और इसको एक्सप्लेन और कर देते हैं लास्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, एक्सप्लेन के साथ अगर आप लोग कोई आंसर पढ़ते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन होता है, तो आप लोग उसको बहुत ही अच्छे से सीख पाते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका में होना चाहिए तथा शिक्षक द्वारा छात्र को एक आधार देना चाहिए जिस पर छात्र अपना अधिगम कार्य कर सके तथा समस्या का समाधान शिक्षक की सहायता से कर सके। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने दोस्तों डेफिनेटली 30 में से 10 प्लस क्वेश्चन दोस्तों आपने सही किया है, 10 से अधिक प्रश्नों पर सही उत्तर दिया है, ये दोस्तों 30 में से कठिन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन दोस्तों नहीं है। अगर आप बीटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, दोनों बच्चों के लिए दोस्तों, बीटीसी और बीएड दोनों बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आसान नहीं थे। और जिन बच्चों ने 10 से अधिक नंबर स्कोर किया है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको 30 में से 30 क्वेश्चन तो बिल्कुल रट जाएंगे, याद हो गए होंगे, तो आप लोग आगे चलकर और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सभी बच्चों के लिए, यूपी टेट के लिए ऑल द बेस्ट, और दोस्तों मिलते हैं अब पार्ट 2 में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हाँ दोस्तों एक बात और, अगर चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं, और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए।